तो पिछली क्लास में हमने देखा बेटा नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, और हमने फिर बात की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे कुछ एक्सियोम्स की, कुछ रूल्स की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे के नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, मतलब सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म या बीसीएनए पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, या उनको हम एक्सियोम्स बोलते हैं। एक्सियोम्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, या कहना चाहिए डिपेंडेंसीज क्लियर होनी चाहिए, कैसे डिपेंडेंसीज को हम चेक करते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में, क्या होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसके बिना हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म समझ नहीं सकते हैं, तो इसको समझना कहना चाहिए आपको। अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लियर हो गया तो आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब फंक्शनल डिपेंडेंसी समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी या एफडी की बात करें तो दीज आर द फंडामेंटल टू द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये आपके नॉर्मलाइजेशन के लिए फंडामेंटल प्रोसेस है। अब ये बताता क्या है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या बताता है? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। टेबल जो है आपका उसके जो जो टेबल है उसमें जो रिलेशनशिप है एट्रीब्यूट के बीच में, उसको डिस्क्राइब करता है। मतलब अगर हम बात करें, जो भी आपका ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल में आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं, ठीक है, इन कॉलम्स के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। तो एफडी और फंक्शनल डिपेंडेंसी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। फॉर एग्जांपल, इफ एक्स एंड वाई आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल, ठीक है, जैसे कि मान लो एक्स और वाई एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के, तो ऐसा कुछ होगा, एक्स कॉलम होगा और वाई कॉलम होगा, ठीक है। और टेबल को हम बोल रहे हैं आर, या आर रिलेशन है, तो इस टेबल का नाम है आर या इस रिलेशन का नाम है आर, ठीक है। टेबल को ही हम रिलेशन बोलते हैं, और इसके जो कॉलम्स हैं या कहना चाहिए एट्रीब्यूट्स हैं एक्स और वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई, एक्स के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही वैल्यू हो पूरे के पूरे टेबल में, तो हम ऐसा बोलते हैं एक्स फंक्शनली डिटरमाइंस वाई। फिर से कंसेप्ट को समझना, एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई को, एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई के लिए कहना चाहिए, मतलब एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई का केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल हो, केवल एक ही वैल्यू पूरे के पूरे टेबल में, एग्जैक्टली वन वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है वाई को। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ कंस्ट्रेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, दैट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जो कि एट्रीब्यूट्स के सेट पे या कहना चाहिए एट्रीब्यूट्स के बीच में कहना चाहिए रिलेशनशिप को बताता है, स्पेसिफाई करता है। वेयर वन सेट कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अदर सेट, वेयर वन सेट कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अदर सेट, जहां एक सेट जो होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, एग्जैक्टली डिटरमाइन करता है अदर सेट की वैल्यू को। इसको हम कैसे बताते हैं, एक्स डिटरमाइन वाई। देखो, एक्स डिटरमाइन वाई, इसको पढ़ने का तरीका होता है एक्स टेंस टू वाई, ठीक है, या हम बोलते हैं एक्स डिटरमाइन वाई। क्या बोलेंगे इसको, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं एक्स और फिर एरो साइन होता है और वाई, इसका मतलब हुआ एक्स डिटरमाइंस वाई, या हम बोलेंगे एक्स टेंड्स टू वाई, एक्स टेंड्स टू वाई, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो जो एक्स होता है उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। तो देखो, अगर इट इज डिनोटेड बाई एक्स डिटरमाइन वाई और एक्स टेंड्स टू वाई, वेयर एक्स इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ वाई, जहां जो एक्स वैल्यू है, ठीक है, या कहना चाहिए जो एक्स कॉलम है, वैल्यू बोलना गलत है, एक्स तो कॉलम है या एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, जो कि वाई को डिटरमाइन कर सकता है, कैपेबल है वाई को डिटरमाइन करने में, ठीक है। सो द एट्रीब्यूट सेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, ठीक है, जो एरो के, ये जो एरो साइन है इस एरो के लेफ्ट साइड में जो है, ठीक है, जो एक्स है उसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। उसको क्या बोलते हैं, इस एक्स को हम बोलेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये कहलाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। और राइट साइड में जो वाई है वो इस डिटरमिनेंट से ही क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है, वैल्यू डिटरमाइन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। ये आपका क्या है, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, ध्यान रखना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। तो हम एक्स टेंड्स टू वाई और एक्स फंक्शनली डिटरमाइंस वाई,
इसका मतलब है x डिटरमाइंस y मींस x फंक्शनली डिटरमाइंस y, और इसमें x जो होगा वो डिटरमिनेंट होगा और y जो होगा वो आपका डिपेंडेंट एट्रीब्यूट होगा। क्यों डिपेंडेंट एट्रीब्यूट होगा? क्योंकि जो x आपका एट्रीब्यूट है वो कैपेबल है किसको डिटरमाइन करने के लिए? y को। ठीक है, तो x डिटरमिनेंट हुआ और y डिपेंडेंट एट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है उसको हम एरो साइन से डिटरमाइन करते हैं। अब जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की यूज की हम बात करें, क्या यूज है आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी का? अगर हम समझने की कोशिश करें कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज क्या है, तो समझो ये काम क्या करता है, रिलेशंस को टेस्ट करने के काम में आता है। ठीक है, टू सी वेदर दे आर लीगल अंडर अ गिवन सेट ऑफ एफडीज, मतलब ये आपके जो आपके लीगल एफडीज दिए हुए हैं उसके अंडर में है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशनशिप को क्या करता है, टेस्ट करता है, सीधी सी बात। तो टू टेस्ट रिलेशंस टू सी वेदर दे आर लीगल अंडर अ गिवन सेट ऑफ एफडी, या बोल सकते हो कि ये क्या करता है, कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करता है, तो दो चीजों में काम आता है, रिलेशनशिप को टेस्ट करने में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है, और कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई करने में काम में आता है। ठीक है, अब बात आती है बच्चे, पहले हम एग्जांपल से समझते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी। पहली बात तो ये हो गया कि अगर मैं बोलता हूं x डिटरमाइन y, इट मींस x कैपेबल है y को डिटरमाइन करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ये आपका कहलाता है डिटरमिनेंट, ये आपका डिटरमिनेंट है, और y इज कॉल्ड डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये किससे डिटरमाइन होगा, ये डिटरमाइन y से x से होगा। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो फंक्शनल डिपेंडेंसी कर क्या रहा है, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट। ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स, और यूज क्या है, रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए, कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफाई करने के लिए। चलिए अच्छी बात है, तो x डिटरमाइन y को आप x टेंड्स टू y भी बोलते हो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कहना चाहिए दो एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट टेबल में, एक है SID और एक है S नेम, समझते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, मान लो 101 है और इस पे नेम दिया हुआ है अभिषेक, अभिषेक, और 102 है और इस पे नेम दिया हुआ है अभिषेक, समझते चलना। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपको बोला जाए कि आप इसको टेस्ट करो, इस रिलेशन को टेस्ट करो कि SID जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं इस नेम को। ठीक है, SID जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है इस नेम को कि नहीं कर रहा है। चलिए अच्छी बात है, तो देखो अगर मैंने आपको रूल बताया कि रूल क्या है, इफ x एंड y आर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल R, if each value of x is associated with exactly one value of y, then we can say x functionally determines y। अगर x जो है आपकी x की जो वैल्यू है, x की हर वैल्यू के लिए एग्जैक्टली एक ही वैल्यू हो y की। ठीक है, मतलब इफ ईच वैल्यू ऑफ x इज एसोसिएटेड, x की जितनी वैल्यूज हैं वो केवल एक ही वैल्यू से एसोसिएटेड हो y के, तो आपका x फंक्शन डिटरमाइन क्या कर रहा है, y का। मतलब जितने भी है, मतलब यहां समझो मेरी बात को, x के जितने भी वैल्यू है, मैं मान लो यहां 103 हो और यहां राम हो, और मान लो वहां यहां 101 है और यहां अभिषेक है। इस एग्जांपल से हम पूरी चीजें क्लियर करेंगे, समझो मेरी बात को। ये आपका स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, और मुझे देखना है कि x डिटरमाइन y आपका ट्रू है या कि नहीं। रूल हमने देख लिया कि इफ ईच वैल्यू ऑफ x इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इसका मतलब जितनी भी वैल्यूज है, जैसे कि अगर यहां 101 आया तो पूरे टेबल में 101 के लिए नाम क्या होना चाहिए, अभिषेक ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 102 को मैंने चेक किया तो 102 अगर बात करते हैं, ठीक है, और चलो अभी 102 की बात करूं मैं, तो 102 के लिए चलो अभी मैं इसको और सिंपल कर दूं, जस्ट अ मिनट। फिर इसको हम फिर कॉम्प्लेक्स करके समझेंगे। अब मान लो क्या कहते हैं, इसको मैं कर दूं, जस्ट अ मिनट, 102 और यहां कर देता हूं मैं मोनू। ठीक है, तो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर इस पूरे के पूरे कहना चाहिए रोज की पूरे पूरे इस पर्टिकुलर SID की मैं बात करूं,
ठीक है, तो इस SID में मैं SID जो x है इसको मान लो x और इसको मान लो y, ठीक है। तो x जो होगा y को फंक्शनली डिटरमाइन करेगा, या y को फंक्शनली डिटरमाइन करेगा, या x डिटरमाइन y करेगा। कब करेगा? अगर इसकी हर वैल्यू को अगर हम देखते जाएं और हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होनी चाहिए वो बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होनी चाहिए। मतलब सीधा सा मतलब अगर हम समझें तो अगर ये 101 है, समझो मेरी बात, अगर ये 101 है तो पूरे टेबल में अगर 101 कहीं भी मिले तो उसके नाम 101 के करस्पॉन्डिंग जो एस नेम मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या देखना है? एक्स डिटरमाइन वाई, तो यहां SID एक्स हो गया और एस नेम वाई हो गया, ठीक है। तो मुझे SID को देखना है कि एस नेम को डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है फंक्शनली, ठीक है। तो अगर 101 है तो 101 पे मोनू पड़ा हुआ है, तो कहीं भी 101 मिले तो वहां मोनू ही मिलना चाहिए। अगर कहीं भी 101 मिले तो मोनू ही मिलना चाहिए, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो जैसे 102 है, 102 पे अभिषेक मिला, कहीं भी 102 मिले तो अभिषेक ही मिलना चाहिए। अब 103 है, 103 पे राम मिला, तो कहीं भी 103 हो तो वहां राम ही मिलना चाहिए, तभी फंक्शनल डिटरमाइन होगा, ठीक है। मैथमेटिकली अगर मैं बात बोलूं आपको, इसको थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, अगर टेक्निकल टर्म में बोलूं, बाकी तो सिंपल है, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूं तो समझो इस बात को, ठीक है। हमने तो समझ लिया कि जो भी आपका ईच वैल्यू ऑफ एक्स है उसके लिए वाई की एग्जैक्टली वन वैल्यू होनी चाहिए। तो मैथमेटिकली समझते हैं, अगर कोई एफडी है, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी सपोज दैट एक्स डिटरमाइन वाई है, ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो अगर इफ T1 ऑफ x, समझो, इफ, जस्ट अ मिनट, इफ T1 डॉट x इक्वल टू T2 डॉट x, ठीक है, देन T1 डॉट y जो होना चाहिए वो T2 डॉट y के बराबर होना चाहिए। T1 डॉट जो y है वो आपका क्या होना चाहिए? T2 डॉट y के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है। देखो यही होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब अगर हम बात करें कि अगर आपके पास, अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल रहे हो एक्स और वाई के बीच में, कि एक्स फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है वाई को, तो इसका मतलब ये होगा कि इफ T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स, अगर T1 डॉट एक्स T2 डॉट एक्स के बराबर है तो T1 डॉट वाई T2 डॉट वाई के बराबर होगा। कैसे? अब मैं इसको मान लेता हूं एक्स और इसको मान लेता हूं वाई। तो समझो अगर मैं T1 डॉट एक्स की बात करूं, अगर वो T2 डॉट एक्स के बराबर है, चलो देखते हैं। तो देखो यहां 102 है, इसका मतलब क्या है? 102 कहीं और मिल जाए, मतलब T1 डॉट एक्स, T1 डॉट एक्स मतलब T1 टपल हो गया और x मतलब x की वैल्यू, ठीक है। तो 102 मिल गया। अगर ये T2 इसके बराबर है 102, मतलब सिमिलर, अगर आपके पास एक कॉलम की वैल्यू सिमिलर मिलती है, जैसे 102 के बराबर हुआ, ठीक है, ठीक है, बात को समझो। अगर T1x T2x के बराबर हुआ, ठीक है, या इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंपल कर दूं, जस्ट अ मिनट, जस्ट मैं पूरा इरेज करता हूं, फिर से मैं आपको बताता हूं, जस्ट मिनट। अगर मैं इसको सिंपल और कर दूं, जैसे आपके पास स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल में आपके पास दो कॉलम है, SID और एस नेम, ठीक है, समझो। अब यहां पास मैंने क्या किया? SID दे दिया 101, फिर दिया 101, फिर दिया 102, फिर दिया 103, और फिर दिया मैंने 104, कुछ ऐसा, या मान लो 103, ठीक है। यहां नाम दे दिया ए, यहां भी नाम दे दिया ए, यहां दे दिया मैंने बी, यहां दिया सी, और यहां दिया सी, ठीक है। अब मेरा रूल क्या बोलता है? अब इसको मान लो एक्स है और वाई है, मुझे चेक क्या करना है कि एक्स डिटरमाइन वाई ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो अब अगर देखो रूल मेरा क्या बोलता है कि अगर एफ डी जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब अगर मैं बोला एक्स डिटरमाइन वाई, ठीक है, तो एक्स फंक्शनल डिटरमाइन वाई कर रहा है, तो कंडीशन क्या चेक करनी है? इफ T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स होगा, ठीक है,
तो आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, मतलब उस केस में क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, t1.y इक्वल टू t2.y। मतलब अगर t1.x इक्वल टू t2.x है तो t1.y इक्वल टू t2.y होना चाहिए, तभी फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x है तो मैं मान के चलता हूं t1.x, तो t1.x ये वाला हुआ, तो ये क्या कहलाएगा t2.x। ठीक है, अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है क्या, हाँ ये 101 है, ये 101 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर t1.x t2.x के बराबर है तो पक्का है। ठीक है, अब मैं इसको आगे वाले वैल्यूज के साथ भी चेक कर सकता हूं, उसको t2 ही मान लूंगा। ठीक है, तो अगर t1.x t2.x के बराबर है, मतलब 101 के बराबर है, तो t1.y इक्वल टू t2.y भी होना चाहिए। मतलब t1.y ये होगा, ये हो गया t1.y, और ये हो गया आपका t1.t2.y। तो ये भी आपके क्या होने चाहिए, t1.y t2.y के बराबर होने चाहिए। मतलब 101 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है a, तो 101 कहीं भी मिले a ही मिलना चाहिए, तभी वो फंक्शनली डिटरमाइन होगा। यही कहना चाह रहा है। देखो अगर t1.x t2.x के बराबर है, मतलब ये 101 के बराबर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग t1.y t2.y के बराबर होना चाहिए, मतलब वो दोनों भी सेम होने चाहिए। ठीक है, ये तो इसका मैथमेटिकली इंप्लीकेशन हुआ कि ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल आपको बिल्कुल ही गांव वाली भाषा में बताऊं, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं बेटा, तो सिंपल सी बात है, ये तो आपका मैथमेटिकली आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल अगर एग्जाम आता है तो वहां आपको बताना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो 101 देखो, पूरे टेबल में 101 की वैल्यू ए ही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करेगा, बस ध्यान रखना। तो देखो ये 101 है, ए है, 101 है, ए ही है, तो ठीक है फंक्शनली डिटरमाइन हो रहा है। लेकिन आगे सबको सब्सिक्वेंट सबको चेक करना है, क्योंकि मुझे देखना है कि जो एस आई डी है वो फंक्शनली डिटरमाइन एस नेम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो जो 102 है वो बी को उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है बी, उससे एसोसिएटेड वैल्यू है बी, तो 102 कहीं भी हो बी आना चाहिए। 102 कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अब 103 पे एसोसिएटेड वैल्यू है सी, तो 103 कहीं भी आए उस पर सी ही आना चाहिए। तो देखो 103 में सी है, यहां भी 103 में सी है, इसका मतलब ए होल्ड, ये क्या कर रहा है, इट होल्ड्स ट्रू, इट होल्ड्स ट्रू। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, बिल्कुल सही है, ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, मतलब एस आई डी फंक्शनली डिटरमाइन एस नेम। ऐसे करके हम चेक करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को बेटा। इसका मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो क्या करता है, वो चेक करता है हर वैल्यू को, if each value of x is associated with exactly one value of y, so you can say x functionally determined y। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ the functional dependency x determine y holds true on table R if any relation R for all pairs of tuples t1 and t2 such that t1 of x equal to t2 of x, then t1.y इक्वल टू t2.y, तभी जाके ये आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड्स ट्रू करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से हम चालू करते हैं तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, अब आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल्स मैं लेके देखता हूं, बताता हूं, तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। जस्ट अ मिनट। अब अगर आप देखो, अब आपके स्टूडेंट टेबल की मैं बात करूं, ठीक है, इसको एक्स और वाई मान लिया करो फटाफट, नाम कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर आपने बोला एस आई डी है और एस नेम है, ठीक है, तो अगर मान लो ये 101 है, 102 है, 103 है और 104 है, ऐसा। यहां मान लो अभिषेक है, ए भी मान लो, ठीक है, यहां भी ए भी है, यहाँ आर है, यहाँ पी है, ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करता है। तो बेटा अब ये देखो, जब भी ऐसा दिखे ना, ये प्राइमरी की का टाइप का दिखे, प्राइमरी की दिख रहा है, एसआईडी यहाँ प्राइमरी की दिख रहा है। ठीक है, और आपसे बोला जाए कि एसआईडी जो है देखना है कि फंक्शनली डिटरमाइन एस नेम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब भी वैल्यूज जो हो यूनिक हो, सारे वैल्यूज यहाँ देखो यूनिक है, एसआईडी की सारी वैल्यू यूनिक है, तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, पक्का डिटरमाइन करेगा। क्यों, क्यों डिटरमाइन करेगा, देखो अगर 101 आपको कहीं भी मिलता है तो ए भी मिलना चाहिए। अब 101 कहीं मिलेगा ही नहीं, 101 कहीं मिलेगा ही नहीं क्योंकि सारी वैल्यू यूनिक है, तो इसको चेक करने की जरूरत क्या है। फिर 102 जहां भी मिले वहां आर मिलना चाहिए, 102 जहां भी मिले वहां आर मिलना चाहिए, तो 102 कहीं मिल ही नहीं रहा, तो बस एक ही वैल्यू है, तो ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। 103 जहां भी हो वहां पी मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मिलेगा ही नहीं।
104 जहां भी हो वहां ए भी मिलना चाहिए, 104 कहीं मिलेगा ही नहीं। अब ये ध्यान रखना, यहां दोनों वैल्यू सिमिलर हैं, इसके सिमिलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, ये सिमिलर हो सकते हैं। मतलब यहां मैं इस आर की जगह ए भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इधर चेक करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड चेक होता है, लेफ्ट हैंड साइड हर समय चेक होता है। ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका कहना चाहिए वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू होनी चाहिए पूरे टेबल में। दूसरे के लिए भी है वो वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, दूसरे के लिए भी वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर यहां देखो, जैसे मैं समझ रहा था 101 के लिए ए भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 101 मिले तो ए भी मिलना चाहिए। अब 101 आपका मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये सारे वैल्यू यूनिक है, तो एसआईडी एस नेम को डिटरमाइन करता है बिल्कुल। 102 में भी ए भी है तो 102 जहां मिले वहां ए भी मिलना चाहिए, अच्छी बात है। 103 में भी ए भी है तो जहां 103 हो वहां ए भी मिलना चाहिए। 104 में भी ए भी है तो जहां 104 मिले वहां ए भी मिलना चाहिए। तो सबकी एक एक वैल्यू ही है, तो ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपके पास यहां वैल्यूज यूनिक हैं जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड से चेक करना चाह रहे हो तो पक्का है वो डिटरमाइन करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग वो जो वैल्यू मिलेगी उसको दूसरी जगह चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारे के सारे यूनिक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो आपसे बोला जाए एसआईडी है और एस नेम है, ठीक है। अब ये 101 है और 102 है, ठीक है। अब मैंने ले लिया यहां अभिषेक और यहां भी अभिषेक ले लिया। तो आपसे पूछा जाए कि एसआईडी या एक्स डिटरमाइन वाई है कि नहीं, ठीक है, एसआईडी डिटरमाइन एस नेम है कि नहीं। तो देखो 101 के करस्पॉन्डिंग अभिषेक है, तो जहां भी 101 इसके नीचे मिले, ठीक है, अभिषेक होना चाहिए, कहीं है ही नहीं, तो बिल्कुल ट्रू है, सही है। अगर कोई मिले तब तो चेक करूं मैं, नहीं तो सही है। 102 पे अभिषेक है तो जहां भी 102 मिले वहां अभिषेक मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। 102 कहीं है ही नहीं तो बिल्कुल ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है तो ट्रू हुआ, ठीक है, तो वैलिड है, ट्रू है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करूं, समझते चलो। फिर आप आपसे बोला जाए कि अब फिर से आप एसआईडी और क्या करो, एसआईडी को एस नेम से चेक करो, एसआईडी को चेक करो कि फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैंने यहां क्या कर दिया, यहां कर दिया वरुण। अब देखो, तो 101 जहां भी मिले अभिषेक मिलना चाहिए, 10 इस टेबल में जहां भी 102 जहां भी मिले वरुण मिलना चाहिए, एक एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मैंने बताया ये यूनिक है तो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा, तो देखो ये भी ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं। और आपने मान लो आपने लिया वैल्यू एसआईडी और एस नेम 101 101 और ए, ठीक है। तो 101 जहां भी हो, 101 जहां भी हो वहां क्या मिलना चाहिए, जस्ट अ मिनट, 101 जहां भी हो वहां क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। देखो 10 यहां 1 है, यहां भी ये मिल रहा है, तो ये भी आपका फंक्शनल डिटरमाइन कर रहा है, फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर आप एसआईडी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है एस नेम, तो इस केस में भी ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो देखो यहां दोनों एट्रीब्यूट सेम है, ठीक है, ठीक है। अब अगर दोनों देखो होता क्या है कि हमको क्या करना पड़ता है, हम जो डेटाबेस यूज कर रहे होते हैं, ऑनलाइन एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हमें देखना होता है कि ये जो दोनों स्टूडेंट हैं वो सेम है या नहीं है। अब वो किसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे, किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि हाँ अगर उनका एसआईडी दोनों का सेम है इसका मतलब वो दोनों स्टूडेंट सेम है, क्योंकि हम तो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं ना, सामने वो बंदा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो मतलब यह एक ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करोगे, जब चेक करोगे तो डिटर्मिनेंट को देखो, डिटर्मिनेंट को जब आपने देखा तो डिटर्मिनेंट से क्लियर हो गया हाँ ये दोनों ही एक ही बंदे हैं, तो ये होल ट्रू कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बस हमको बस बात क्या ध्यान रखनी है, हमें बात ये ध्यान रखनी है कि अगर x के करस्पॉन्डिंग या x के एसोसिएशन में y का जो वैल्यू है, ठीक है, वो पूरे के पूरे टेबल में वही होना चाहिए उस x के करस्पॉन्डिंग। मतलब t1.x इक्वल टू t2.x, देन t1.y इक्वल टू t2.y होना चाहिए, और यूनिक है
तो कोई बात ही नहीं है, एक ही बार वैल्यू आएगा तो दूसरे बार चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो आपका क्या कहते हैं, वो केस जो होगा वो भी आपका फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। अब देखो एक केस हम और चेक करते हैं। अगर मैंने बोला SID और SNAME बोला मैंने, और देखो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया 1 1, और मैंने यहां लिख दिया राम और यहां लिख दिया वरुण, ठीक है। अब आप देखो तो लॉजिकली भी करेक्ट नहीं है, जिसका SID 1 है, ठीक है, उसकी जगह दो दो अलग अलग नाम दिख रहे हैं मुझे, तो लॉजिकली भी करेक्ट नहीं लग रहा। और आप देखो फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां मैंने देखा 1 पे करस्पॉन्डिंग या कहना चाहिए 1 से एसोसिएटेड वैल्यू है राम, तो पूरे टेबल में 1 से एसोसिएटेड वैल्यू राम ही होना चाहिए। लेकिन आप अगली बार ही बोल रहे हो नहीं 1 पे वरुण भी है, तो कैसे पॉसिबल है कि स्टूडेंट ID 1 पे दो दो बंदे हो जाएं। और दूसरा भी चीज, हम अगर इस कंसेप्ट में ना भी जाएं तो 1 के करस्पॉन्डिंग आपको राम मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 के करस्पॉन्डिंग वरुण मिला, इसलिए ये होल्ड ट्रू नहीं है, ये फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो ये आपका फॉल्स आएगा या इनवैलिड केस कहलाएगा। ठीक है, ये आपका फॉल्स है या इनवैलिड केस है। तो ऐसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हाँ कैसे आप चेक कर रहे हो, कैसे चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो, अब मैं अगर आगे बात करूं, ठीक है, इसी केस में मैं आगे बात करूं, जैसे आपसे बोला जाए, आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपका ये हो, ठीक है, कि आपका जैसे x है और a है y, ठीक है। अब यहां देखो a b और फिर बोला जाए c और d, ठीक है। अब यहां देखो 1 1 3 4, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे यूनिक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने आप ये वैलिड ही होगा। फिर भी आप चेक कर लो x डिटरमाइन y है या नहीं है। तो देखो a का 1, a के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आनी चाहिए पूरे टेबल में, अब ये कहीं है ही नहीं तो बिल्कुल वैलिड है। b के करस्पॉन्डिंग 1 आना चाहिए, b कहीं है ही नहीं तो अब बिल्कुल सही है। c के करस्पॉन्डिंग 3 आना चाहिए, कहीं है ही नहीं, बिल्कुल सही है। d के करस्पॉन्डिंग 4 आना चाहिए, कहीं है ही नहीं, बिल्कुल सही है, तो वैलिड है। मैंने आपको अभी बताया था अगर ये आपके सारे वैल्यूज यूनिक हो तो पक्का है वैलिड होगा ही होगा। दूसरी बात करते हैं, अगर दूसरी बात करें, ठीक है, तो दूसरा हमारा टेबल ये बोलता है अगर x है और y है, ठीक है। अब मैंने बोला a ये आपका a है, और यहां ले लिया मैंने 1 1, और फिर लिया मैंने c और d, और c में लिया मैंने 3 और यहां लिया 4, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं x डिटरमाइन y है या नहीं है, ठीक है, देखो तो a के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1, तो a जहां भी दिखे वहां 1 होना चाहिए, देखो यहां मिल गया तो ये 1 है, ठीक है, तो ये वैलिड है। c के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3, तो जहां भी c दिखे वहां 3 होना चाहिए, अब कहीं है ही नहीं तो ये भी वैलिड है। अगर हो तो चेक करेंगे ना, नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो सही है। अब डी के करस्पॉन्डिंग 4 है, नीचे कहीं कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये भी सही है, तो बिल्कुल वैलिड है, ये भी आपका वैलिड है। ठीक है, तो कुछ हम ऐसे चेक करते हैं बच्चे, ये चीजें हम चेक करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसी में ऐसा चेंज करूं, एक्स लूं और वाई लूं, और अब आपसे बोला जाए आपके पास है ए सी सी, अब यहां बोल दिया जाए 1 1, यहां 3 और 4, तो ए के करस्पॉन्डिंग 1 है, और आपसे बोला जाए कि एक्स फंक्शनली डिटरमाइन वाई है, चेक करो वैलिड है या नहीं है। ए के करस्पॉन्डिंग 1 है, कहीं भी देखो ए के करस्पॉन्डिंग 1 ही है, अच्छी बात है, और कहीं 1 ए है नहीं तो ये तो वैलिड है। सी के करस्पॉन्डिंग 3 है, तो सी के करस्पॉन्डिंग कहीं भी 3 ही होना चाहिए, लेकिन यहां 4 है, तो ये दोनों वैलिड नहीं है। कोई भी एक भी वैलिड ना हो तो फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करेगा, तो ए इनवैलिड हो गया या फॉल्स कंडीशन हो गया, ध्यान रखना। कोई भी एक भी नहीं हुआ तो इनवैलिड ही कहलाएगा। ठीक है, अब एक बड़े केस की बात करते हैं, जिसमें देखो अब मेरे पास क्या है, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है ए बी और सी। अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब देखो यहां है 1 3, फिर है 3, और फिर है 7, और फिर है 9, ठीक है। अब मैंने बोला 4, फिर बोला 5, फिर बोला 4, फिर बोला 3, फिर 1, और बेटा 2 6 6 और 8 और 0, ठीक है। अब आपसे मैं बोलूं कि चेक ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज,
चेक ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसी। और किसको चेक करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है कि ए डिटरमाइन बी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, तो देखो 1 के करस्पॉन्डिंग 4 है, तो 1 आगे कहीं है नहीं, कोई बात नहीं, तो ये तो ट्रू है। 3 के करस्पॉन्डिंग 5 है, लेकिन यहाँ 3 के करस्पॉन्डिंग 4 आ गया, तो इनवैलिड। ठीक है, तो ये इनवैलिड हो गया, तो ए डिटरमाइन बी आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, फिर अब अगर मैं ए डिटरमाइन सी बोलूं, चलो 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, 3 के तो 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो कहीं भी 1 आए तो 2 होना चाहिए, तो कहीं नहीं है तो ट्रू है। अब 3 के करस्पॉन्डिंग 6 है, तो 3 जहां जहां दिखे वहां 6 होना चाहिए, तो देखो 3 के करस्पॉन्डिंग 6 हो गया। 7 के करस्पॉन्डिंग 8 है, अब 7 कहीं है नहीं तो ये भी ट्रू है। 9 के करस्पॉन्डिंग 0 है, 9 कहीं और है नहीं तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब दूसरा ए डिटरमाइन सी आपका ट्रू है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैं बोलूं ए बी डिटरमाइन सी, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं मिक्स करके। तो इसको कैसे समझना? ए बी डिटरमाइन सी का मतलब हुआ 1,4 डिटरमाइन किसको कर रहा है? 2 को। तो अगर 1,4 मिलता है तो 2 होना चाहिए, कहीं 1,4 का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ठीक है, 3,5 डिटरमाइन करता है 6 को, देखो 3,5 डिटरमाइन करता है 6 को, तो कहीं 3,5 मिले तो 6 होना चाहिए, नहीं मिला कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। एक ही आपका रो मिल रहा है ना, डुप्लीकेट रो होगा तब चेक करेंगे। फिर 3,4 इक्वल टू, फिर से मुझे 6 मिला, तो 3,4 पे 6 ही मिलना चाहिए। 3,4 का कोई कॉम्बिनेशन आगे नहीं है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, मिलता तो चेक करता। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर 7,3 के करस्पॉन्डिंग आपका जो वैल्यू है वो 8 है, अब 7,3 कहीं और है ही नहीं, तो ये भी ट्रू है। अब 9,1 के करस्पॉन्डिंग 0 है। ठीक है, 9,1 के करस्पॉन्डिंग 0 है, 9,1 एक ही है, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये भी ट्रू है आपका। ठीक है, तो अब मैं कुछ आपको करने के लिए बताता हूं। सी डिटरमाइन ए अगर चेक करना है, तो अगर सी डिटरमाइन ए है तो अब सी से चेक करोगे। 2 किसको डिटरमाइन कर रहा है? 2, 2 जो है किससे एसोसिएटेड? 4 से, तो 2 कहीं भी मिले तो 4 होना चाहिए। ठीक है, 2 आगे कहीं है ही नहीं। अब 6 पे 5 है, तो 6 कहीं भी मिले तो 5 मिलना चाहिए, लेकिन यहां देखो, यहां इस कंडीशन में देखो 6 पे 4 है, तो ये आपका फॉल्स है। सी डिटरमाइन ए जो है वो आपका फॉल्स हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स। अच्छा, मैं सॉरी सी डिटरमाइन बी चेक कर रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, सॉरी बेटा, इसको जस्ट मिनट, मैं सी डिटरमाइन बी चेक कर रहा था, सॉरी। ठीक है, अपने को सी डिटरमाइन अगर बी चेक करना होता तो ये सही होता, अगर सी डिटरमाइन बी चेक कर रहा होता तो सही होता, क्योंकि देखो 2 पे 4 मिलना चाहिए, तो 2 कहीं और है नहीं, तो ये ट्रू है। 6 पे 5 मिलना चाहिए, लेकिन 6 पे यहां 4 मिल रहा है, तो सी डिटरमाइन बी जो है वो फॉल्स है, इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं सी डिटरमाइन ए करूं, तो देखो 2 पे 1 मिलना चाहिए, 2 आगे कहीं है नहीं, 6 पे 3 मिल रहा है, देखो सही है, तो 6 पे 3 ही मिलना चाहिए, तो 6 पे 3 मिल रहा है, सही है। 8 पे 7, तो 8 कहीं अब और है ही नहीं, और 0 पे 9, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, अब आप करके देखना कि बीसी अगर डिटरमाइन ए करता हूं तो क्या मिलता है, और एसी अगर बी डिटरमाइन करता हूं तो ट्रू और फॉल्स में से क्या मिलता है, ये आप चेक करके देखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैंने एक और रियल लाइफ एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे आपके पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है, डिपार्टमेंट है और कोर्स है। ठीक है, अब इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बोलूं एस आई डी डिटरमाइन कर रहा है, इस नेम को चेक करो। ठीक है, तो एस आई डी सारे के सारे देखो यूनिक है, सारे 101, 102, 103, 104, 105, 106, तो डायरेक्टली बोल दो हाँ ट्रू है, मैंने लिख दिया ट्रू। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं एस नेम, एस नेम डिटरमाइन कर रहा है एस आई डी कोड, देखो एस नेम डिटरमाइन कर रहा है, तो आशुतोष की जगह 101 है। अब इधर से इधर देखेंगे, ध्यान रखना, एस नेम को देखना है कि एस नेम फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है एस आई डी को कि नहीं। ठीक है, तो उल्टा डिटरमाइन हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, तो आशुतोष 101 को 101 से एसोसिएटेड है, तो जहां भी आशुतोष दिखे वहां 103 होना चाहिए, 101 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आशुतोष पे 103 है, तो ये तो हो गया फॉल्स। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली हो गया फॉल्स। वैसे ही अगर स्टूडेंट आईडी को फिर से आप मार्क्स से चेक करो, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिक वैल्यू है, तो ट्रू होगा, आप चेक करके भी देख लो। फिर अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट की बात करें कोर्स से, समझने की कोशिश करो। अगर मैं डिपार्टमेंट की कोर्स से बात करूं, ठीक है, तो डिपार्टमेंट और कोर्स, चलो अच्छी बात है, ये है डिपार्टमेंट, ये है कोर्स। ठीक है,
तो CS किससे एसोसिएटेड है? C1 से। CS से करस्पॉन्डिंग वैल्यू C1 है, ठीक है। तो CS जहां भी दिखे वहां C1 होना चाहिए, लेकिन यहां देखो C2 आ गया, फॉल्स, ठीक है। फिर ऐसे ही आप कोर्स और क्या कहते हैं डिपार्टमेंट निकालोगे, ये भी निकाल के देखो, ये आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। और अगर हम मार्क्स और निकालोगे डिपार्टमेंट का एसोसिएशन, मतलब मार्क्स डिटरमाइन डिपार्टमेंट, तो ये देखना आपका मार्क्स और डिपार्टमेंट का, तो 52 पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू CS है, तो 52 पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो यहां भी CS है, 40 पे डबल ही है, तो यहां भी 40 पे डबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 55 पे IT है, अकेला वैल्यू है, चलेगा। 60 पे EC है, चलेगा। तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे कुछ निकालते हैं बेटा हम, ठीक है। कॉम्बिनेशन में अगर मान लो निकालना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में अगर देखो निकालना है, तो रोल नंबर कॉमा नेम बोलें, ठीक है, और मैं बताऊं कि मार्क्स को डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो चेक करते हैं। तो रोल नंबर, सॉरी, रोल नंबर ये आपका SID है ना, इसको हटा दो, यहां लिखो SID, SID और नेम डिटरमाइंस द मार्क्स, ठीक है। SID और नेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा SID और नेम, अब SID और नेम, तो SID और नेम का कॉम्बिनेशन यूनिक ही बनेगा, पक्का है, क्योंकि 101 यूनिक है ना। अब देखो 101 आशुतोष ये यूनिक बन जाएगा, तो बट ऑब्वियस अब आप मार्क्स चेक करते रहो, तो 10 आशुतोष में 52 चलेगा। अब 10 आशुतोष आएगा, वहां तो 52 होना चाहिए, 103 आशुतोष है, ध्यान रखो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 102 रंजीत पे 40 है, चलेगा। 103 आशुतोष पे 52 है, चलेगा, क्योंकि 103 आशुतोष आएगा, वहां 52 देखेंगे, तो ये पूरे के पूरे यूनिक हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 104 पे रंजीत है तो 40, 105 पे मोनू है, अब 105 मोनू आएगा तब चेक करेंगे ना, तो ये सारे कंडीशन ट्रू होंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ट्रू, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं 105, जैसे इसकी बात करूं, अब मोनू, ठीक है, अब ये ऐसे चेक करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 55, तो बट ऑब्वियस है जब 105 और मोनू दोनों का कॉम्बिनेशन जहां भी आएगा तब वैल्यू 55 आना चाहिए। जैसे अगर इसकी बात करूं तो 101 आशुतोष पे 52 आया, तो अब जब 101 आशुतोष आएगा तो 52 आना चाहिए। ये 103 आशुतोष है, ये डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है, इसको मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 35 भी होता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे हम चेक करते हैं, तो ये ट्रू है बेटा। फिर वैसे ही अगर मैं नेम और मार्क्स की बात करूं, ठीक है, डिपार्टमेंट पे, नेम मार्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, तो नेम मार्क्स फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है क्या डिपार्टमेंट को? देखो आशुतोष 52 पे CS है, तो आशुतोष 52 का कॉम्बिनेशन पे CS होना चाहिए, तो देखो आशुतोष 52 पे CS है, बिल्कुल सही है। रंजीत 40 पे EE है, तो रंजीत 40 कहीं भी हो EE होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखो मोनू 55 पे IT है, अकेला ही है, करेक्ट है। राहुल 60 पे EC है, अकेला है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कॉम्बिनेशन ऐसे ले सकते हो, नेम कॉमा मार्क्स, ठीक है, एस नेम आप बोलो, एस नेम, यहां भी एस नेम ही है, ठीक है, तो एस नेम कॉमा मार्क्स, और आप बोलो डिपार्टमेंट फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं डिपार्टमेंट और कोर्स को। चलो तो अब आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, तो एस नेम और मार्क्स, तो देखो आशुतोष 52 पे CS और C1 होना चाहिए, CS C1 होना चाहिए, लेकिन देखो आशुतोष 52 पे CS और C2 है, तो ये आपका फंक्शनल डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। तो हम कुछ ऐसे चेक करते हैं बेटा फंक्शनल डिपेंडेंसी को, यही तरीका होता है आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करने का। अब आपको समझ में आ गया कि अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर रहे हो, ठीक है, अब आपको चीजें क्लियर हो गई कि अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर रहे हो तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में आप क्या करोगे, जितने भी आपके एसोसिएटेड एक्स के जितने भी आपके एसोसिएटेड कहना चाहिए वैल्यूज हैं, उन कहना चाहिए वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपके पास एग्जैक्टली वही वैल्यू आनी चाहिए पूरे के पूरे रो में y के करस्पॉन्डिंग। मतलब अगर हम बात करें तो बड़ा सीधा सा मतलब है कि T1x जो है अगर वो T2y के बराबर है, T1x सॉरी T1x जो है अगर सॉरी T1x जो है अगर T2x के बराबर है, तो आपको पक्का है देन T1 डॉट y जो होना चाहिए
वो T2.y के बराबर होना चाहिए, तभी वो फंक्शनली डिटरमाइन होगा। और अगर यूनिक है तो उसके कॉम्बिनेशन से आप किसी को भी चेक कर लो तो पक्का है फंक्शनली डिटरमाइन होगा। क्यों? क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, दूसरी डुप्लीकेसी को हमको चेक ही नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे हम फंक्शनल